एक बार फिर आज हम लोग आरोग्य हेल्थ प्रोग्राम आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो चलाया जा रहा है प्रोग्राम, जिसमें सभी लोग को स्वस्थ करने के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए जो सुझाव दिए जा रहे हैं। एक बार हम आज नया टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है एसटीडी। एसटीडी मतलब वो बूथ वाला एसटीडी नहीं जो फोन पहले करते थे, तो एसटीडी में यूज करते थे, तो वो एसटीडी नहीं है। यहाँ पे मेडिकल में एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब कि वैसा बीमारी जो सेक्सुअल ट्रांसमिट सेक्स के दौरान पड़ता है उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। और यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है इतना भयानक होता है, इतना खराब है, इसका छोटा सा भी इफेक्ट है और कभी कभी आदमी का जान भी चली जाती है। उसको ऐसा बीमारी हो जाएगा जिसका कोई इलाज नहीं है। जैसे अगर इसमें कुछ हम आगे बताएंगे, कुछ बैक्टीरिया और वायरस या फिर पैरासाइट, इसमें 3 तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। एक होता है बैक्टीरियल, वैसा इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है हमारे शरीर में। बैक्टीरिया उसका कारण होता है, यानी उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है बैक्टीरिया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल। और जो वायरस के द्वारा, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है वायरस होता है, वह वायरल कहलाता है। और जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होता है उसको पैरासाइट, मतलब कि पैरासाइट क्या होता है कि एक ऐसा प्रजाति, पैरासाइट का डिफिनेशन आप लोग ऐसे समझिए कि एक ऐसा आदमी जो हमारे शरीर में रहता है, मेरा ही खाता है, मेरा ही पीता है और हमको ही नुकसान पहुंचाता है। यानी नमक हराम जो भोजपुरी में बोलते हैं ना, कि वह अपना खाना पीना के लिए मेरे शरीर में रहेगा, मेरा खून चूस कर और मेरा शरीर का खाना चूस कर ही जिंदा रहेगा और हम ही को बीमारी कॉज करेगा। दिस इज कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट के कुछ क्या सिंपल एग्जांपल हैं, जैसे आपको राउंड वार्म, सिट वार्म, हुक वार्म, यह सब होता है। तो वैसे ही जब हम लोग एसटीडी का बात करेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का जब बात करेंगे, तो तीनों तरह का इन्फेक्शन हमारे शरीर में देखने को मिलता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है एसटीडी, वायरल इन्फेक्शन के द्वारा एसटीडी हो सकता है, और पैरासाइटिक इन्फेक्शन चलते एसटीडी हो सकता है। उसमें अब हमको क्या है कि कोई ना कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है कोई बीमारी पैदा करने के लिए, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। अब देखिए कि मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन है पैरासाइट का, जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है एसटीडी का, सिफिलिस, गोनोरिया, एचआईवी, एड्स, और उसके बाद क्लैंडिया, हेपेटाइटिस बी, हर्पेस, एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, स्कैबिज, सिफिलिस, ट्राइकोमोनालिस वेजाइनलिस और प्यूबिक लाइक, यह सब है कॉमन बीमारी का नाम है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, मतलब कि ऐसा बीमारी जो सेक्स के दौरान, चाहे वह सेक्स के दौरान होता है, सेक्स के द्वारा स्प्रेड होता है। जैसे किसी पार्टनर को, किसी इन्फेक्टेड आदमी को यदि वह बीमारी है तो उसके पार्टनर को भी वह बीमारी पड़ने का चांस हो सकता है। तो वह चाहे वेजाइनल सेक्स हो, ओरल सेक्स हो या फिर एनल सेक्स हो, तो तीनों में डिजीज अलग अलग स्प्रेड होता है। अब हम लोग सिम्टम जानेंगे कि क्या क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का सिम्टम। यह तो हो गया कि अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पे हम लोग कहानी बता लिए। अब कैसे मालूम चलेगा कि किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया है, क्या क्या सिम्टम है। जरूरी नहीं है कि केवल सेक्स करने के दौरान ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो। अब मानते हैं कि जो जरूरी नहीं है कि किसी के साथ सेक्स करने से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो, वैसा आदमी जो इन्फेक्टेड है उसी से स्प्रेड होगा। अब सिम्टम क्या क्या होगा, कैसे मालूम चलेगा कि इसको एसटीडी हो गया है। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होगा उसको डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, पेनस एंड एनस, मतलब कि जैसे लोग बोलता है ना देहात में ल्यूकोरिया हो गया है। ल्यूकोरिया में क्या होता है, वेजाइनल से डिस्चार्ज होता है। तो वह जानता है कि बजदानी की खराबी चलते वेजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है और इसके चलते वह ऑपरेशन करा लेता है। लेकिन उसका कारण और भी हो सकता है। जब तक हम उस कारण को दूर नहीं करेंगे तो ऑपरेशन के बाद भी हमको वह बीमारी हो सकता है। ऑपरेशन के बाद भी हमारा वह इन्फेक्शन हमको शरीर में फैल सकता है। तो अगर मानते हैं कि हमको ल्यूकोरिया डेवलप हुआ, वेजाइनल से वाटर डिस्चार्ज हुआ, तो हमको एसटीडी हो सकता है यदि वह शादीशुदा या सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया है। यदि किसी के पेनिस से, बैठे बैठे पेनिस के द्वारा भी वाटर डिस्चार्ज हो रहा है तो वह उसके चलते भी कहीं से भी, वेजाइना से, ओरल से या फिर एनस से या फिर पेनिस से, पेनिस, वेजाइना और एनस से यदि वाटर डिस्चार्ज हो रहा है तो एसटीडी हो सकता है। अब हम लोग को सेक्सुअल इंटरक्रॉस के दौरान अगर पेन हो रहा है
तो उसके चलते भी सेक्स एसटीडी हो सकता है। यदि कोई वाइफ हस्बैंड है या सेक्स पार्टनर है और ड्यूरिंग द सेक्स के समय उसको पेन हो रहा है तो वह एसटीडी हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है। यदि जेनाइटल्स ऑर्गेन्स में, जो मेल का जेनाइटल ऑर्गेन्स है पेनिस है, या फिर फीमेल का जो जेनाइटल ऑर्गेन्स है उसके आसपास के स्किन में यदि फोड़ा, फुंसी, घाव, लाल दाना या फिर उससे वाटर डिस्चार्ज, रैश अगर हो रहा है तो उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है। यदि किसी महिला के द्वारा ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब मेंस्ट्रुएशन के पहले अगर ब्लीडिंग ऐसे ही कभी कभी दिखाई दे रहा है तो वह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है। यदि किसी महिला को महीना में 2 बार मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, 1 बार आना चाहिए, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है। लेकिन जो सेक्स नहीं किया उसको नहीं होगा। यह फार्मूला किसके लिए है? अनसेक्सुअल पार्टनर से है, या फिर जो सेक्स पार्टनर जब सेक्स के दौरान ही बीमारी पड़ सकता है। और इसमें भी कुछ एसटीडी है जो टचिंग के द्वारा भी फैल सकता है। और उसके बाद जेनाइटल्स ऑर्गेन्स या एनस में इचिंग हो रहा है। अब किसी को इचिंग मतलब खुजलाहट, खुजली ज्यादा हो रहा है तो उसके लाल लाल चकत्ता है, तो वह भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की कैटेगरी में आ सकता है, हो नहीं सकता है, आ सकता है। सिम्टम मतलब आ सकता है भी नहीं। ब्लिस्टर, फोड़ा, फुसली जेनाइटल ऑर्गेन्स में, तो यह सब अगर हमको सिम्टम मिलता है और ज्यादा दिन तक सिम्टम परसिस्ट रहता है तो हमको उसका जांच कराना चाहिए। एसटीडी का ट्रीटमेंट होना चाहिए। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कुछ ऐसा है जो ट्रीटमेंट के बाद क्यूरेबल हो जाता है, कुछ ऐसा है जो मरने के बाद ही क्योर होता है। आज तक कुछ ऐसा है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, जैसे HIV है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो हमको प्रिकॉशन में रहना है, प्रिवेंशन में रहना है, बचाव करना है, समझना है। देखिए हम ये सब चीज क्यों बता रहे हैं, यह चीज इसलिए बता रहे हैं कि हम जानेंगे नहीं तो हम नहीं चाहते हुए भी हम किसी बीमारी के चपेट में आ जाएंगे। यदि चपेट में आ भी गए हैं तो हमको सिम्टम जब नहीं मालूम रहेगा तो सही समय पर हम उसका इलाज नहीं कराएंगे तो वह बीमारी बढ़ के एक बड़ा भयंकर रूप ले लेता है। जैसे आजकल वैज्ञानिक का कैंसर क्यों हो रहा है? वैज्ञानिक का कैंसर के भी होने का ज्यादा कारण वही होता है कि एसटीडी हुआ है। एसटीडी में होता है कि एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है जो औरत के सर्विक्स के पास रहता है। और अगर औरत का यह डायग्नोसिस नहीं हो पाता है कि उसको किस तरह का इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, किस तरह का है, तो वह वायरस ज्यादा दिन रहने के चलते सर्विक्स के सेल को चेंज करने लगता है, जिससे सर्वाइकल कैंसर, आजकल वैज्ञानिक कैंसर जो होता है सर्वाइकल कैंसर औरत में 90% ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा डिजीज है जिसको अगर हम ट्रीटमेंट नहीं समय पे करेंगे तो वह विकराल रूप ले लेगा और उसका बाद में ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जानना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम लड़ाई पे जाके लड़ेंगे तभी हम मतलब देश का सुरक्षा करेंगे। हम देश के भीतर भी बैठकर देश का सुरक्षा कर सकते हैं। तो बीमारी का जानकर, बीमारी के बारे में हम जान के भी अपना बीमारी से बचाव कर सकते हैं, बीमारी होने के बाद भी बचाव कर सकते हैं सही समय पे इलाज करा के। तो बहुत सारा फैक्टर होता है, सबको समझना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले एक बात करेंगे, आजकल जो सर्वाइकल कैंसर ज्यादा फैला हुआ है, लोग को जागरूक किया जा रहा है। बहुत सरकार के द्वारा स्कीम भी चलाया जा रहा है कि सर्वाइकल कैंसर में आपको कुछ ऐसा सिम्टम आता है तो आप जांच कराइए। किसी औरत को बोला जाता है कि यदि आपको वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, इचिंग है, खुजली है, ज्यादा दिन से घाव नहीं ठीक हो रहा है, अनवांटेड ब्लीडिंग आ रहा है, कभी कभी हल्का हल्का ब्लड आ रहा है, चाहे महीना में 2 बार ब्लीडिंग आ रहा है, क्योर नहीं हो रहा है, तो आपको जांच कराना है। क्योंकि आपको हो सकता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है कि वह सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। मतलब कि बहुत सर्वाइकल कैंसर जो औरत में सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस का कैंसर ज्यादा होता है, मेल में प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा होता है। आजकल तो कैंसर का बाढ़ इतना आ गया है कि तो सही समय पर अगर सर्वाइकल कैंसर का भी पता लग जाएगा तो 100% उसका इलाज है। लेकिन यदि समय रहते उसको हम नहीं डायग्नोस कर सकते हैं तो उसका इलाज फिर मुश्किल हो जाता है। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो हम लोग फर्स्ट एसटीडी वाले के बारे में बात करेंगे, 10 मिलियन केसेस जो होता है वह पर ईयर 10 मिलियन केसेस हैं। और यह क्या करता है कि इसका 100 वेरिएंट है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है कम से कम, जैसे कोरोना का वेरिएंट होता था ना, वेरिएंट बहुत सारा आ गया। वेरिएंट मतलब क्या है कि जब एक बैक्टीरिया हमारे शरीर से रेजिस्टेंस हो जाता है तो ये म्यूटेट होकर अपना नया फॉर्म और विकराल रूप लेता है। सजा जैसे हम जीने के लिए, जैसे मानते हैं हमको भूकंप आ गया, पूरा घर ढह गया, पूरा सब चीज ढांचा खत्म हो गया, तो हम उसी में सब खाना का सामान खत्म हो गया, हम उसी में सरवाइव करने के लिए खाने का, रहने का नया सिस्टम ढाल लेंगे। हमारा शरीर भी उसी के अनुसार एडजस्ट करने लगेगा। तो उसी तरह कोई भी बैक्टीरिया वायरस है
तो वह जब देखता है कि हमारा अधिपत्य खत्म होने लग रहा है, जब हमारा रेजिस्टेंस खत्म हो रहा है, तो वह म्यूटेट करता है। वह अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, समाज में अपने को रखने के लिए वह क्या करता है, अपना म्यूटेशन चेंज करता है। जैसे कोरोना वायरस था तो क्या हुआ कि हमेशा म्यूटेट होते रह रहा था, हमेशा अपना म्यूटेशन चेंज करके अलग अलग रूप में आ रहा था। लोग कभी सुन रहे थे ना कि कभी कोरोना का ई म्यूटेंट आया, कभी ओ म्यूटेंट आया। तो म्यूटेशन क्या होता है कि जब दो बैक्टीरिया का, एक ही प्रजाति का दो बैक्टीरिया, तीन बैक्टीरिया मिलता है तो म्यूटेट करके एक नया शक्तिशाली फॉर्म में आता है। तो जरूरी नहीं कि वह फॉर्म घातक ही हो, कभी कभी घातक भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे अल्फा आया था कोरोना में, बीटा आया था, तो बीटा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, बहुत सारा डेल्टा वेरिएंट, कौन कौन वेरिएंट आया। तो अभी हम लोग कोरोना में नहीं घुसेंगे, हम लोग अभी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें 40 जो 100 वेरिएंट इसका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो है अभी तक पता लगा, उसमें 100 में होता है कि 40 जो वेरिएंट है वह सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। मतलब कि मानते हैं कि हम दो पार्टनर हैं, यदि किसी एक पार्टनर में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है तो वह मेल मानते हैं उसके साथ इंटरक्रॉस किया तो दोनों में हो गया, फैल गया, फिर ई मेल जाके अलग दो आदमी से किया तो फिर दो आदमी भर गए। ऐसे कैसे फैलता है? क्योंकि अनयूजुअल अनसेफ सेक्सुअल कैरेक्टर के चलते अगर एक आदमी 5 आदमी 10 आदमी 20 आदमी से सेक्स करता है, फिर वो 20 आदमी, तो ऐसे फैलता है। तो इसके लिए हमको इसका प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो 40% वेरिएंट जो है सेक्सुअल से फैलता है, और कभी कभी कुछ जो वेरिएंट है ह्यूमन पैपिलोमा का स्किन के द्वारा भी फैल जाता है। तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलने का 3 ही रूट होता है। क्या होता है? वेजाइनल, ओरल एंड एनस। यानी वेजाइना के द्वारा वेजाइनल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैल सकता है, ओरल कॉन्टेक्ट से फैल सकता है, एनस सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैल सकता है। तो यह जो बैक्टीरिया हमारे पास हमारे शरीर में एंटर करता है, तो यह जरूरी नहीं है कि आज हमारे शरीर में एंटर हो तो आज ही सिम्टम दे। क्या हुआ कि हम अनसेफ चाहे किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टेक्ट किए, तो यह हो सकता है कि आज नहीं हो के वह 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में अपना सिम्टम देना स्टार्ट किया। अब किसी को वाटर डिस्चार्ज होने लगा तो ऐसे वैसे दवा कराया, इधर उधर से दवा कराया, चाहे ऐसे ही इग्नोर करते गया, या फिर इरेगुलर मेंस हुआ, ध्यान नहीं दिया, वो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। धीरे धीरे 5 साल 10 साल में क्या हो जाएगा, उसका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो क्या हो जाएगा, उसकी सर्विक्स में पकड़ लेगा और सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। आप देख रहे हैं कि नया नया लेडीज लोग को भी सर्वाइकल कैंसर डेवलप कर रहा है। तो सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो यह मेल में होता है तो क्या सिम्टम लाएगा, फीमेल में होगा तो क्या सिम्टम लाएगा, इसको समझना जरूरी है। मेल में होगा तो क्या होगा, जेनाइटल वार, मतलब जेनाइटल्स के आसपास उसका थोड़ा फुंसी होने लगेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा कि उसे कहां पे होगा, पेनिस, ग्लैंड ऑफ पेनिस, स्क्रोटम, मतलब कि जितना उसका मेल सेक्सुअल ऑर्गेन्स है उसके अगल बगल में फोड़ा, फुंसली, घाव, पीप का स्त्राव, ऐसे ऐसे पेनिस के हेड पर क्या होता है कि ऐसे ऐसे डॉट लाइट फुसरी टाइप का निकल जाता है। अगर बार बार निकल रहा है तो यह हो सकता है। फीमेल लोग में क्या होता है कि वाटर, बताइए क्या 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 सिम्टम आएगा, वाटर डिस्चार्ज हो सकता है, अनवांटेड इरेगुलर मेंस हो सकता है, इचिंग हो सकता है, ब्लिस्टर वहाँ पे हो सकता है, फोड़ा फुंसी ब्लिस्टर को बोलते हैं, फोड़ा फुंसी हो सकता है। तो यह सब अगर किसी औरत को लगातार रह रहा है तो उसका मतलब है कि, और इसके अलावा कभी कभी यह भी देखा गया है कि यह केवल जो सर्विक्स में कैंसर ही नहीं करता है। अगर 5 साल 10 साल 15 साल यह वायरस शरीर में अंदर है तो यह क्या करता है, गला, जेनाइटल ऑर्गन के और पार्ट में, जैसे मानते हैं कि पेनिस हो गया, भाल्वा हो गया, लिबिया मेजोरा हो गया, लिबिया माइनोरा हो गया, तो किसी पार्ट में कैंसर, थ्रोट में कैंसर, गला का कैंसर, हेड का कैंसर, इस कैंसर का भी कारण बन सकता है अनट्रीटेड केसेस में। तो इस पे ध्यान देना है। और यह 80% ओमेन को लोग को ज्यादा इफेक्ट करता है, मतलब कि 80%, अगर 100 को पेशेंट हो रहा है तो 80% औरतें को ज्यादा इफेक्ट करेगा, पुरुष को 10% ही इफेक्ट करेगा। तो इससे बचाव के लिए क्या है, आजकल टीका आ गया है प्रिकॉशन के लिए। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का आप लोग टीका, इम्यूनाइजेशन भी हो सकता है, नहीं तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, पैप स्मीयर कराते हैं, PAP, पैप स्मीयर। लेडीज डॉक्टर के पास जाइएगा या किसी के पास ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है तो जांच घर में पैप स्मीयर होता है, वहां का सर्विस के पास स्वाब के द्वारा वहां का जो सिक्रीशन है उसको निकाल के स्लाइड बनाया जाता है, और स्लाइड पे देखा जाता है कि वह किस तरह का सेल चेंजेस तो नहीं हो रहा है, वायरस उसमें डिटेक्ट तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पैप स्मीयर के द्वारा हम, अगर किसी को वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, यह सब सिम्टम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे,
उसको हम लोग देख सकते हैं कि पैप स्मीयर के द्वारा वह क्या है क्या नहीं है। ठीक है। हाँ, दूसरा है कि देखिए, अब पहला जो वायरस हम बता रहे थे एसटीडी के बारे में, एसटीडी में जो पहला हम बताए उसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में बताया। कॉमन जो है वही बताएंगे, बहुत सारा होता है, 2-3-4 कॉमन है वह बताएंगे। दूसरा होता है हर्पेस, जेनाइटल हर्पेस। हर्पेस एक वायरल इन्फेक्शन है जो प्रेगनेंसी के समय ज्यादा मिलता है। इसमें क्या होगा, अगर देखिए प्रेगनेंसी के समय अगर किसी महिला को हर्पेस हो जाता है और यदि उसका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं हुआ, डायग्नोसिस नहीं सही समय पे हुआ, तो क्या करता है, या बच्चा जो पैदा होगा वह बच्चा या तो अंधा हो जाएगा, ब्लाइंडनेस हो सकता है बच्चा को, या फिर बच्चा का ब्रेन डैमेज हो सकता है, बच्चा का ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। तो यह सब हम लोग देखेंगे। तो जेनाइटल हर्पिस जो होता है कॉमन सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि जो अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा फैलता है, इसमें भी स्प्रेड होने का रास्ता वही है, मेन टू मेन या मेन टू वोमेन। अगर एक दूसरे से सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं और उनको इन्फेक्टेड हैं तो उससे हो सकता है। और 10 मिलियन केसेस जो होता है इसका भी हर साल डायग्नोस करने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमको सही समय पर डायग्नोसिस हो जाता है तो ट्रीटमेंट हेल्पफुल करता है बीमारी को क्योर करने में, लेकिन 100% क्योर नहीं कर पाता है। तो इसका भी सिम्टम अगर हम बात करेंगे, कैसे पता लगेगा किसी को हर्पेस का इन्फेक्शन है, तो पेन मतलब कि दर्द और इचिंग, खुजली, एंड ए स्मॉल सो डेवलप इन द जेनाइटल एरिया, मतलब कि दर्द के साथ खुजली और लाल लाल रंग का दाना टाइप का अगर जेनाइटल ऑर्गन में मेल या फीमेल किसी के भी जेनाइटल ऑर्गन पे डेवलप हो रहा है, ज्यादा टाइम में प्रेगनेंसी के समय में वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, हाँ, तो यह हर्पेस वायरस हो सकता है। उसके बाद यह वायरस जो होता है किस किस रास्ता से इंटर कर सकता है, तो सलाइवा के द्वारा भी फैल सकता है। सलाइवा के द्वारा, यदि किसिंग के द्वारा, सीमेन के द्वारा में, वेजाइनल सेक्रेशन के द्वारा में फैल सकता है। और पेनिस में होगा तो, अगर मेल में होगा तो पेनिस, स्क्रूटम और बुटॉक, मतलब कुल्हा पे इसका इन्फेक्शन, अगर किसी को कुल्हा मतलब कि बुटॉक पे दाना दाना है, स्किन इन्फेक्शन इस तरह का है, खुजली है, लाल लाल ब्लिस्टर है, तो वह हो सकता है कि आपको हर्पेस हो। उसके बाद आपको जेनाइटल ऑर्गन्स में हो सकता है, मेल है तो स्क्रोटम पेनिस में हो सकता है, फीमेल है तो वेजाइना, एनस और बुटॉक में हो सकता है। इसके अलावा यह क्या करता है, लिम्फ ग्लैंड को भी इन्वॉल्व करता है। अगर हर्पेस वायरस का प्रकोप ज्यादा है तो वह लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो जब लिम्फेटिक सिस्टम पे वार करेगा तो हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता जो होता है वह कम हो जाएगी और पेशेंट हमेशा सिक होने लगेगा। तो हम लोग को, अगर हम अधिकतर देखे हैं कि प्रेगनेंसी के पीरियड में जेनाइटल हर्पिस देखने को ज़्यादा मिलता है। अब हम लोग एक और बात करेंगे जो होता है सिफिलिस। सिफिलिस भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एसटीडी का ही प्रकार है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और यह सिफिलिस भी बहुत घातक होता है और सिफिलिस के चलते कभी कभी किसी आदमी का जान भी चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वह पैरालिसिस का भी शिकार हो जाता है, यानी ब्रेन को भी यह अटैक करता है। आप देखिएगा 45 साल, 50 साल, 60 साल का आदमी जिसका कैरेक्टर सही नहीं है, जो ज्यादा इधर उधर मारता है, उसका क्या है, उसको पैरालिसिस का अटैक ज्यादा होता है। तो उसको, यानी कि उसका हिस्ट्री देखा जाता है कि वो उसको पहले कभी सिफिलिस हुआ होगा और सिफिलिस के बाद होने के बाद वो एंटीबायोटिक हल्का फुल्का खाया और उसके शरीर में उसका जो बैक्टीरिया है वह दब गया है। और 15 से 20 साल में क्या है कि वो धीरे धीरे क्या हुआ कि नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। और उसके बाद आदमी का जो है नर्वस सिस्टम डैमेज होने से जो क्रेनियल नर्व जो होता है, जो हमारे बॉडी के मसल्स को सप्लाई वगैरह करता है, तो वह क्या करता है, पैरालिसिस कोच कर देता है, हीमिप्लीजिया, पैराप्लीजिया हो जाता है। यानी पैरालिसिस के पेशेंट में भी हम लोग सिफिलिस का चेक कराते हैं, HIV का चेक कराते हैं, हेपेटाइटिस बी का चेक। जितना भी वायरल इन्फेक्शन है वह विभिन्न ऑर्गन पे बार करता है, केवल वहां पे नहीं बार करेगा। प्राइमरी स्टेज में तो वहां पे बार करेगा और सेकेंडरी स्टेज में कहां चला जाएगा कि ब्रेन उरेन को डैमेज करने लगेगा, इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करेगा। लिम्फेटिक सिस्टम महत्वपूर्ण सिस्टम होता है, अगर उसको डैमेज कर दिया तो बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारी चली गई और हम अनेक प्रकार के बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो सिफिलिस में भी क्या होता है कि मेल में क्या होगा कि वहीं वाटर डिस्चार्ज पेनिस से, स्क्रोटम में रैशेस और पेनिस में ब्लिस्टर, फोड़ा, फुंसली,
और अनवांटेड मतलब उसको लगेगा कि स्पर्म आ रहा है, वाटर डिस्चार्ज चिपचिपा पदार्थ आते रहेगा। और उसके बाद क्या होगा कि उसके जो उसका जो होता है कि उससे गंदा बदबूदार मतलब वाटर डिस्चार्ज होगा, ग्रीन ब्राउन येलो कलर का वाटर डिस्चार्ज होगा। तो वैसे ही फीमेल में भी है कि फीमेल में भी जो क्या होगा कि वह वाटर डिस्चार्ज, रेगुलर मेंस, या फिर कभी कोई और नहीं बोलती कि हमको बहुत ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया हो गया, पीला पीला गिरता, पीला आ रहा है, कभी कभी हरा आ रहा है, कभी कभी भूरा कलर का आ रहा है, बहुत बदबूदार आ रहा है। तो यह सब हो तो उसको सिफिलिस हो सकता है, इसके लिए उसका सिफिलिस का जांच कराना जरूरी रहता है। और कभी कभी अनट्रीटेड फर्स्ट स्टेज में तो सेक्सुअल जेनाइटल ऑर्गेन्स में सिफिलिस डेवलप करता है, लेकिन सेकंड स्टेज में जो होता है 2-3 सप्ताह के बाद जो होता है कि हाथ में भी अगर किसी को फोड़ा फुसली खुजली दाना दाना निकल रहा है तो सिफिलिस हो सकता है। और बतेबे की कि 10 से 12 साल अगर ज़्यादा अगर इसका बैक्टीरिया शरीर के भीतर रह रहा है तो यह न्यूरोसिफिलिस में कन्वर्ट हो सकता है और ब्रेन को डैमेज कर सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। तो अब देखिए कि कितना भयानक बीमारी है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है, सिफिलिस का 100% ट्रीटमेंट है। सिफिलिस का ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट है, वायरल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, फंगल का कोई ट्रीटमेंट भी है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक मोस्ट ड्रग ऑफ चॉइस इसे क्या है, पेनिसिलिन। 12 लाख का हम लोग पेनिड्योर 12 लाख का सुइया पेशेंट को रेगुलर दिलवाते हैं और अगर सही समय पर डायग्नोसिस हो जाए। लेकिन आजकल इस सिफिलिस देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है क्योंकि आजकल जो है एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज हो रहा है और एंटीबायोटिक यूज होने से सिफिलिस का जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। तो प्रिकॉशन में रहना है। हमको समझाने का मतलब है जितना बीमारी हम समझा रहे हैं, डरवा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे प्रिकॉशन में रखेंगे, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, कैसे बीमारी से बचाएंगे, बीमारी को समझेंगे कि क्या होता है। आप छोटा छोटा चीज हो रहा है, आप किसी को क्या होता है, फोड़ा फुंसी हुआ, जेनाइटल मतलब कि ऑर्गेन्स में इन्फेक्शन है, अगर किसी एसटीडी का इन्फेक्शन है, लोग समझता है कि हमको दिनाय हो गया है, फोड़ा हो गया है, फुसली हो गया है, अब उसका दवाई लगाता है तो उससे क्योर नहीं होगा। डायग्नोसिस करना जरूरी है। और यह जो एसटीडी इतना खराब रोग है कि बच्चा, किसी औरत को बार बार मिसकैरेज हो रहा है, मतलब बच्चा नुकसान हो रहा है। तो बच्चा जो नुकसान हो रहा है उसका भी कारण सिफिलिस हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, हाँ एचपी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, एचआईवी हो सकता है। तो मिसकैरेज का भी कारण होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना। बच्चा विकलांग हो रहा है उसका भी कारण होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। बच्चा का मेंटली ग्रोथ नहीं हो रहा है उसका भी कारण हो सकता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यदि किसी का हेल्थ नहीं बन रहा है तो उसका भी कारण हो सकता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सारे बिंदुओं को समझना होगा। यदि किसी का बाल झड़ रहा है तो उसका भी कारण हो सकता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यदि किसी का वेट एकाएक कम होने लग रहा है तो उसका भी कारण हो सकता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यदि किसी का घाव है, कोई घाव नहीं भर रहा है किसी भी पार्ट में, तो उसका भी कारण हो सकता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सिफिलिस वाला केस में भी घाव कभी कभी नहीं भरता है। तो बहुत सारे पॉइंट को देख के डायग्नोसिस किया जाता है। तो अभी सिफिलिस के बारे में जाने, गनोरिया के बारे में जाने, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में जाने, 3 गो तो कॉमन इन्फेक्शन हो गया। अब हम लोग क्या जानेंगे, हर्पेस के बारे में जान लिए, गोनोरिया के बारे में जानेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हेपेटाइटिस के बारे में और एचआईवी के बारे में जानेंगे। हेपेटाइटिस और एचआईवी का जो प्रकोप है वह ज़्यादा है, तो उस सब को हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे थोड़ा थोड़ा। फिर इसको एसटीडी, इस सब के द्वारा हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पे हम लोग लगाम लगा सकते हैं, लोगों को जागरूक करके, लोगों को अवेयरनेस फैला के। एसटीडी का चैप्टर बचपन से ही पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा जो है या फिर समाज के जो युवा वर्ग हैं यदि जानेंगे नहीं कि व्हाट इज एसटीडी, तो वह बहुत सारी बीमारी घर ला सकते हैं ना। उनको तो क्या है, उनको थोड़ा सा अगर जानकारी नहीं है इसके प्रति, यदि क्या सही है क्या गलत है, किसी के बात में आके या कोई सर्किल में आके कुछ गलत करते हैं तो उसका खामियाना उनको अपने जान के साथ भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग क्या है कि यह खुलेआम खुले रूप से हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसमें लजाने की, हेजिटेट होने की बात नहीं है, यह एक सामाजिक बात है और सबको जानकारी होना चाहिए हमारे शरीर में क्या हो रहा है, हमारे शरीर में क्या क्या बीमारी हो सकता है, हमको क्या खाने से अच्छा होगा, हमको क्या खाने से खराब होगा, हमको कौन सा चीज हमको बीमार कर सकता है, कौन सा बीमारी का इलाज नहीं है, कौन सा बीमारी कैसे फैलता है, कौन सा बीमारी खाने से फैलता है, कौन सा बीमारी पीने से फैलता है, कौन सा बीमारी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है, कौन सा बीमारी साथ रहने से फैल सकता है, कौन सा बीमारी
रूम शेयर करने से फैलता है, कौन सा बीमारी क्लॉथ शेयर करने से फैलता है, यह सारी जानकारी हमको होना चाहिए। यदि जानकारी नहीं होगा तो हम प्रिकॉशन कैसे करेंगे? यदि हमको किसी चीज का जानकारी ही नहीं है तो हम उसके खिलाफ जंग कैसे लड़ सकते हैं? तो अपने को स्वस्थ रखना है, अपने समाज को स्वस्थ रखना है, अपने घर को स्वस्थ रखना है, तो हमको यह सब जानकारी होना पड़ा। यदि हम जानेंगे नहीं और लोग को बताएंगे नहीं तो जो बच्चा जानता नहीं है, जो युवा पीढ़ी जानता नहीं है, वह कैसे इसका बचाव करेगा? अब मानते हैं कि कुछ कुछ ऐसा जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसका तो इलाज है, ठीक है, वह तो मानते हैं क्लियर हो जाएगा। अब मानते हैं कोई लड़का गलत संगत में, अगर वह टीनेजर्स है, उसको दुनियादारी का नहीं, नया नया लड़का है, और यदि कहीं से जाके HIV पटा लिया, HIV किसी संगत सोसाइटी में जाके अगर वो पटा लिया, अगर उसमें स्प्रेड हो गया तो उसका तो पूरा लाइफ बर्बाद हो गया, उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन यदि वह शुरू से ही बचपन से जानता है कि HIV जो होता है वह सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है, यानी इन्फेक्टेड आदमी के साथ हम अगर सेक्स कर रहे हैं, तो यदि हम जिसको जानते नहीं है, अगर हमको कभी उसके साथ वह सेक्स करता है तो जरूर क्या है कि उसको प्रिकॉशन लेके सेक्स करेगा, कॉन्डम का इस्तेमाल करेगा। कॉन्डम से STD नहीं फैलता है, STD का जितना बीमारी है कॉन्डम का यूज करने से नहीं फैलेगा। अगर वाइफ हस्बैंड में चाहे जो रेगुलर सेक्स पार्टनर है उसमें अगर इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो वह उसका इलाज करेगा, दोनों पार्टनर का इलाज होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो बाहर से बीमारी आने वाला है, बड़ा बड़ा बीमारी, वह तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से आया। अब कोई आदमी है जो अपने मतलब कि उसका पार्टनर दोनों, माने दोनों पार्टनर में एक पार्टनर ठीक है और एक पार्टनर दूसरे से लाके फंसा स्प्रेड कर दिया बीमारी को, तो सब दोनों पार्टनर को ना समझना पड़ेगा। मानते हैं फीमेल पढ़ी लिखी है, मेल पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो अगर कहीं से कुछ लेके आता है बीमारी डिजीज को तो वो स्प्रेड कर सकता है समाज में। लेकिन दोनों जागरूक रहेंगे, दोनों को समझना पड़ेगा, तो यह एक बहुत सामाजिक बात है और सारे लोग को इसका जानकारी होना चाहिए, हर किसी को जानकारी होना चाहिए। अब हम लोग आगे का टॉपिक जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, हम लोग जितना भी बात किए उसमें एक और बीमारी जो मोस्ट कॉमन है वो HIV और हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी का भी एक वायरल इन्फेक्शन है और वह भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट का मतलब होता है कि वह सेक्सुअल कॉन्टेक्ट किसी भी रूट के द्वारा बनाया गया हो, चाहे ओरल रूट हो, एनल रूट हो या फिर वेजाइनल रूट हो, किसी भी रूट के द्वारा सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा तो वह बीमारी, अगर बिना इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा तो उसको बीमारी स्प्रेड होगा। स्प्रेड मतलब फैलना। तो हेपेटाइटिस बी जब एक इन्फेक्टेड आदमी से किसी दूसरे पार्टनर में स्प्रेड होगा तो कुछ दिन बाद उसके लीवर को डैमेज करेगा। हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है, हेपेटाइटिस का नाम आप लोग बहुत सुने हैं, और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन आजकल जन्म के समय ही दिया जाता है। बीच के समय में हमारे देश की बहुत सारी जनसंख्या हेपेटाइटिस बी के चलते मर गई, तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है लेकिन HIV का वैक्सीन नहीं है। तो बच्चा को जन्म के समय भी हेपेटाइटिस का 3 डोज दिया जाता है। वैक्सीनेशन क्या करता है कि हमको उस बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, मतलब कि जो चीज है उसी का शरीर में आदत लगा दिया जाता है। यदि हेपेटाइटिस बी का हम लोग जो वैक्सीन लेते हैं उसमें हेपेटाइटिस बी का बहुत कम मात्रा में छोड़ दिया जाता है हमारे शरीर में, जिससे हमारा शरीर की प्रतिरोधक इम्यून सिस्टम है वह इम्यून सिस्टम शरीर में उस चीज को सहने के आदी हो जाए। जैसे मानते हैं कि आज हम किसी सांप का विष थोड़ा सा चाट रहे हैं और हमारा शरीर उसको बर्दाश्त कर ले रहा है, तो फिर थोड़ा सा करके कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा। एक पुराने समय में आप एक कहावत देखते थे कि आप चंद्रकांता देखे होंगे, उसमें 20 कन्याएं होती थी, सुंदर सुंदर जितना भी औरत लड़की होती थी उसको 20 कन्या बनाया जाता था। और 20 कन्या का काम क्या होता था कि राजा को जाके उस समय जो चीज हम, अगर कोई राजा से लड़ाई से नहीं जीत सकता है तो वह क्या करता था कि वो लड़की जाती थी और राजा को मुग्ध कर लेती थी, और उस लड़की को जन्म के दिन से ही उसको पॉइजन दिया जाता था और उसका शरीर का इम्यूनिटी इतना बढ़ जाता था कि जब वह बड़ी होती थी, जब वह मतलब कि 18-20 साल की हो जाती थी तब उसका शरीर में जो है किसी भी पॉइजन का असर नहीं होता था, और उसके नाखून में, दांत में, कहावत है ये तो रियलिटी कोई नहीं जानता है, नाखून और दांत में भी पॉइजन आता था। वह जाती थी और राजा के पास नृत्य करती थी और राजा को अपने दांत से बकोट के उसको, जैसे सांप काटता है तो वैसे राजा गाज फेंक के कहानी खत्म हो जाता था। तो उसी पे ही वैक्सीन का निर्माण किया गया है। यदि कम डोज में हम किसी चीज का अपने शरीर में आदत लगा लेते हैं तो हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उस चीज को सहने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम वैक्सीन में क्या किया जाता है कि जिस बीमारी से हमको लड़ना है उसी का छोटा सा स्पोर हमारे शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है।
जैसे कोरोना में क्या आया था, कोरोना का डेड कोरोना का ही मॉलिक्यूल हमारे शरीर में इंजेक्ट कराया गया, तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन किया जा सकता है। जितने लोग हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं लिए ले लीजिएगा, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लीजिएगा तो 90% बचाव करेगा। मतलब जिस चीज का वैक्सीन उपलब्ध है, बीमारी तो इतना फैला हुआ है, इतना बैक्टीरिया वायरस है समाज में, जैसे मनुष्य है वैसे 50 को 1000 को लाखों प्रजाति है। तो अब हमको जो बीमारी करता है, हमको उससे लड़ने के लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा। बीमारी कहां से आ जाएगा, तो अब देखिए एसटीडी है, तो बहुत सारे एसटीडी जो है टच से, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से नहीं पड़ता है, टचों से पड़ जाता है। तो हम तो भाग नहीं जाएंगे ना दुनिया छोड़ के, तो लड़ने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा बीमारी है जिसको हम, जिसका इलाज नहीं है, जिसको हम अपने दिमाग से रोक सकते हैं, इसके लिए हम जागरूक कर रहे हैं। तो जितने चीज का वैक्सीन अगर उपलब्ध है वह आप वैक्सीनेशन उसका करा लीजिए। हेपेटाइटिस बी का जिसका वैक्सीन नहीं पड़ा, वह हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ले लेगा। तो हेपेटाइटिस का जो बैक्टीरिया है वह वायरस, वायरल डिजीज है, तो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस वह क्या करता है, लीवर को इफेक्ट करता है। जब लीवर को इफेक्ट करेगा तो लीवर के सेल में जाके वह अपना घर बनाएगा, और जब लीवर के सेल में अपना घर बनाएगा तो लीवर को डिसफंक्शन करेगा, लीवर का काम को है डिस्टर्ब करेगा। जैसे मानते हैं कि अभी हम यहाँ आपको लेक्चर दे रहे हैं और कोई आदमी आके हमको यहाँ से बहस करने लगा तो वो हमको डिस्टर्ब कर दिया, यानी हमको इस काम से, हमारा जो लीवर का जो काम है वह लीवर अपना काम करना छोड़ देगा। लीवर का काम है बाइल सिक्रेशन करना, फैट डिपोजिट करना, खाने को जो भी काम है लीवर का, मतलब वो बता चुका है, उसके लिए हम यहाँ पे अब प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे। तो लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा वह वायरस। जब शरीर में लीवर में घुसेगा तो लीवर को जब लीवर को इन्फेक्ट करेगा तो लीवर का सिम्टम क्या क्या आएगा, लीवर वाले डिजीज को, लीवर वाले मरीज को क्या क्या आएगा सिम्टम, तो उसको लगेगा कि उल्टी आ रहा है, नोजिया वोमिटिंग, मतलब जी मिचलाना, उल्टी होना, उसके बाद उसको भूख नहीं लगना, उसका क्या खाने की इच्छा नहीं करेगा, उसका पेशाब जो होगा ये लो यूरिन डिस्चार्ज होगा, यूरिन होगा, उसका पेट में दर्द, यानी कि पेट में हमेशा दर्द रहेगा, माथा में दर्द हो सकता है, पूरे देह हाथ में दर्द हो सकता है, वजन लॉस हो सकता है, पेशाब पीला हो सकता है। तो यह जॉन्डिस में भी होता है, हेपेटाइटिस बी में भी होता है। अब हम लोग के पास जो पेशेंट आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यदि लीवर का पेशेंट है, जॉन्डिस का पेशेंट है, जॉन्डिस का सिम्टम आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट भी लिखते हैं और वायरल मार्कर भी लिखते हैं, यानी हेपेटाइटिस बी का भी जांच लिखेंगे। जरूरी नहीं, देखिए आप लोग समझ लीजिए सारा लोग कि जो लीवर डिजीज है वो हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, तो उसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का भी जांच कराना है। जैसे हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस मतलब हम आगे पढ़ाएंगे, एक वीडियो भी है उसमें छोटा सा बनाया हुआ है, जॉन्डिस टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, 5 तरह का हेपेटाइटिस होता है। इन्फेक्शन ऑफ हेपेट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस, यानी कि जो लीवर में इन्फेक्शन हुआ उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस ए को जॉन्डिस बोलते हैं, वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो क्यूरेबल है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई जो है वायरल इन्फेक्शन है जो अनक्यूरेबल है, जिसमें हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन क्या होता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का जांच करा के हम लोग देख सकते हैं कि वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल थेरेपी उसको स्टार्ट करते हैं। आजकल कुछ हेपेटाइटिस बी का वायरल दवा है जिससे हेपेटाइटिस बी अगर शुरू अवस्था में तो क्योर हो जा रहा है। अगर हेपेटाइटिस बी का हम लोग डायग्नोसिस नहीं करते हैं, बीमारी को छोड़ देते हैं, बहुत दिन तक वह बीमारी हमारे शरीर के अंदर रह जाता है, तो क्या हो जाता है, हमारे लीवर को सिरोसिस कर देता है, हमारे लीवर के साइज को चेंज कर देगा, यानी कि लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर हो सकता है। अब देखिए कहां से बीमारी स्टार्ट हुआ, कहां पे जा रहा है। स्टार्ट हुआ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से, या साइड इफेक्ट जाते जाते कहां तक हो जा रहा है, कैंसर तक चला जा रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम को कमजोर करते जा रहा है। तो क्यों नहीं हम लोग को जागरूक करेंगे, जब वह स्टार्ट कर रहा है नर्सरी से या लेके पहुंच जा रहा है, एक बार बीएड करा दे रहा है, तो स्टार्ट हो रहा है छोटा छोटा चीज से, हंसते खेलते में, या कैंसर अब बड़ा बड़ा बीमारी में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसलिए इसको जानना जरूरी है। अब सबसे लास्ट में सबसे मोस्ट, सबसे भयानक, सबसे सीरियस बीमारी जो है HIV। पहले भी HIV का हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसमें देख सकते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। HIV वायरस क्या करता है, इम्यून सिस्टम का डिजीज है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है, हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो होता है खत्म हो जाता है। और यह भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है, और आदमी के इम्यूनिटी को कमजोर करके उसको मार देता है। ज्यादा दिन तक इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा तो आदमी का क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा। तो अब देखिए यह तो हो गया बीमारी, उसके बारे में समझना। अब इससे बचाव कैसे करेंगे, तो इससे बचाव के लिए हमको क्या करना है, 3-4 बात का ध्यान रखना है
कि हमको सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना है। मतलब कि अगर शादीशुदा है तो ठीक है, उसमें जो बीमारी होगा वो अपने में सलटेगा, उसका इलाज है। और दूसरा क्या है कि अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट के समय हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करना है। कॉन्डम का इस्तेमाल करके इस बीमारी पे हम 99% से 95% तक सुरक्षा पा सकते हैं। तीसरा क्या है कि लोग को एजुकेट करना है इस बीमारी के बारे में। लोग के आसपास के सभी लोग को बताना है कि अगर इस तरह का सिम्टम आता है तो आप टेस्ट कराओ, किस तरह का इन्फेक्शन है, और उसका ट्रीटमेंट कराओ सही समय पे। यदि सही समय पे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है तो इस पे हम बचाव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चलिए।